चलिए हेडिंग दिलाए थे, क्या हेडिंग था? मुगल कालीन बिहार। चलिए हेडिंग दे दीजिए, मुगल कालीन बिहार। मुगल काल में बिहार की स्थिति हम लोग यहीं पर हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिए सबको। पिछला क्लास आप देखे थे सल्तनत काल में किस तरह से बिहार रहा। तेजी में याद करें, सल्तनत काल में पहला डायनेस्टी कौन था? गुलाम वंश। आपको याद होगा गुलाम वंश में जो मेन मेन राजा हैं, आपको याद है पहला नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद बलबन। याद है ना सबको? गुलाम वंश के बाद जल्दी बोलिए खिलजी वंश, खिलजी के बाद सैयद, सैयद के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद चलिए अब लोधी। याद है ना सबको? चलिए हम लोग ध्यान में तुगलक में आपको बताया था किसके आक्रमण से तुगलक वंश खत्म हुआ? जल्दी बोलिए तैमूर लंग, और उसी का हम लोग देखे थे सैयद वंश रैयत आला की उपाधि लिया था। तो चलिए अब आपको बिहार के साथ इनके तालमेल को याद कराएं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आपको याद है कि केवल खुश किया गया, डायरेक्ट है नहीं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मेन कौन है? तो इसी के समय बख्तियार खिलजी है, और फिर बख्तियार खिलजी का हत्या किसने किया? अली मर्दान। और अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार किया, जो केवल हम लोग देखे थे कि सैद्धांतिक रूप से है, व्यवहारिक ऐसा नहीं है। इल्तुतमिश के समय हम लोग देखे कि ये पहला सुल्तान है जिसने बिहार पर आक्रमण किया, याद है सबको? और इसने अपना एक व्यक्ति को बिहार का हेड बनाया। बोलो कौन है? सब भुला गया जी। हाँ, जॉनी, याद आया? आप फिर हम लोग देखे उसकी हत्या भी, उसको भगा दिया, फिर बेटा कहानी आपको याद है। तो ये पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ सुल्तान में जिसने बिहार पर हमला किया। इसके बाद रजिया के समय भी हम लोग देखे लगभग नियंत्रण बना रहा, बलबन के समय भी नियंत्रण बना रहा। अब खिलजी वंश के समय आपको याद है कि इस समय बिहार पर कोई नियंत्रण नहीं है, खिलजी का कोई नियंत्रण नहीं। तब तुगलक डायनेस्टी में आपको याद है तुगलक का नियंत्रण है या नहीं? तो डायरेक्ट है। इसी समय गयासुद्दीन तुगलक, याद होगा कर्नाट वंश, हरि सिंह देव कहां भाग गया? नेपाल भाग गया। और तुगलक डायनेस्टी ने बिहार के मिथिला क्षेत्र का नाम ये तुगलकाबाद किया, उसी को तिरहुत प्रमंडल कहते हैं, और वहीं पे इसने टकसाल स्थापित किया। याद आ गया? तब हम लोग देखे बिन तुगलक, उसके बाद हम लोग देखे फिर इसमें जो भी तुगलक डायनेस्टी में रहे इनका डायरेक्ट नियंत्रण रहा। फिर सैयद का बोलो, सैयद का नियंत्रण नहीं रहा। फिर लोधी का बोलो रहा, बहलोल लोधी आपको याद है जौनपुर तक का क्षेत्र जीता। फिर इसमें सिकंदर लोधी डायरेक्ट बिहार में हम लोग देखे कि प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इब्राहिम लोधी, उसके समय लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, और लोधी डायनेस्टी के समय ही बिहार में कौन वंश आया? नुहानी वंश। नुहानी वंश के पहला हेड कौन थे? दरिया खान नुहानी, दूसरा बहार खान नुहानी, तीसरा जलाल खान नुहानी। तो ये कहानी हम लोग सुन चुके थे। अब आज शुरू कर रहे हैं मुगल कालीन बिहार। तो एक बार फास्ट का रिवीजन करा दिए। अब जल्दी बताओ मुगल कालीन बिहार में सबसे पहले कौन है? बाबर। सबसे पहला कौन हो गया? बाबर। तो चलिए हम लोग बाबर से ही शुरू करते हैं। नीचे लिख दीजिए बाबर, बाबर, बाबर हेडिंग दे दीजिए। चलो ध्यान से सुनिए जरा। बाबर के बारे में आप पढ़ चुके हो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर प्रवेश किया। 1527 में बाबर की लड़ाई कौन है? खानवा की लड़ाई राणा सांगा से। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से। हम लोग को इन सभी युद्धों से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बिहार से डायरेक्ट चल। बाबर अब जैसे जैसे जीता, तो इस समय मेन चल रहे थे भारत में अफगान, क्योंकि आपको बताया था लोधी डायनेस्टी अफगान वंश के थे, और बाबर तुर्क है, चगताई तुर्क। और बाबर जब क्षेत्र पर जीतने लगा, तो अफगानों का मेन सेंटर कहां बन गया? बिहार। इस समय बिहार की स्थिति आप सभी को याद है कि इस समय बंगाल में जो हेड है इनका नाम है नुसरत शाह। याद है सबको? इस समय बिहार में हेड कौन है? नुहानी डायनेस्टी का। जल्दी बोलो कौन है? जल्दी बोलिए। बहार खान नुहानी। तो बहार खान नुहानी इस समय बिहार का हेड है, और मोहम्मद जो लोधी है उसका भाई कौन है? महमूद लोधी। तो देखिए सभी का मेन सेंटर बिहार ही है, और बाबर चाह रहा है कि अफगानों की शक्ति कुचल दे, और अफगानों की ताकत कुचलने के लिए उसको इन तीनों से लड़ना ही होगा। और इसी कारण बाबर इन लोगों की पीछा करते हुए 1529 में एक लड़ाई लड़ा। सबको मालूम है उस लड़ाई का नाम घाघरा का युद्ध। याद है सबको? और घाघरा के युद्ध में जो दो तीन इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए। मध्यकाल में घाघरा की लड़ाई पहली लड़ाई है जो जल और थल दोनों जगह एक साथ लड़ा। इसके पहले दोनों जगह एक साथ लड़ाई नहीं है, जल में लड़ाई तो जल में, थल पर तो थल में। इसमें घाघरा में क्या है? बाबर की सेना पानी में भी लड़ रही है, घाघरा नदी में, और स्थल पर भी लड़ रही। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी लड़ाई मध्यकाल का है जो जल और थल दोनों जगह पर हुआ, तो लड़ाई का नाम क्या होगा? घाघरा का युद्ध। दूसरा, घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगानों की ओर से ये तीनों संयुक्त रूप से लड़े, और बाबर इन तीनों को संयुक्त रूप से पराजित किया। तो इस लड़ाई में बाबर जीता, और बाबर का बिहार पर नियंत्रण हो गया। कुछ ही दिनों के बाद बहार खान नुहानी मर गया। इसी का एक अल्पवयस्क बेटा है, जिस बेटा का नाम क्या है? जलाल खां। और यही बाबर ने ही जलाल खां को बिहार का हेड बनाया कि यही छोटा हेड रहेगा, और इसका संरक्षक कौन होगा? शेर शाह होगा। तो शेर खां को संरक्षक बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपको याद है शेर खां बाबर के यहां अपनी सेवा प्रदान किया, ये तो आपको समझाए थे। और इसीलिए बाबर ने ही जलाल खां के संरक्षक के रूप में किसे बहाल किया? शेर खां। और नुसरत शाह से भी इसने कंप्रोमाइज किया, एक संधि किया कि हमारे किसी भी दुश्मन को तुम अपने यहां पनाह नहीं दो। और इस प्रकार मिला जुला के बाबर का क्षेत्र बिहार पर भी कब्जा रहा। लेकिन चूंकि बाबर बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा, बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखा तुजुके बाबरी। और तुजुके बाबरी में बाबर ने स्वयं लिखा कि जब हम बिहार जीते तो पहले ही मन्नत माने थे कि बिहार जितना टफ है, 3-3 लोग एक साथ, और इसीलिए हम मन्नत माने थे मनेर शरीफ के बड़ी दरगाह का। बड़ी दरगाह में एक बहुत बड़े नामी सूफी संत की दरगाह थी। तो आपको बताया था कि मुस्लिमों का मेन अगर बिहार में कहा जाए तो पहला केंद्र जहां वो एक जगह केंद्रीकृत हुए, तो वो जगह कौन है? मनेर। बख्तियार खिलजी भी नालंदा पे हमला किया तो पहले कहा गया है? मनेर। मनेर के बाद ही लोग कहीं बढ़ा। बाबर भी जब बिहार पे हमला किया, जीता, तो ये मनेर के बड़ी दरगाह में हाजिरी लगाए। तो स्वाभाविक बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी दरगाह में किस सूफी संत का दरगाह?
तो सूफी संत का आपको नाम बताए थे याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी का जो दरबार है, इसी को हम लोग बड़ी दरगाह के नाम से जानते हैं। ये बड़ी दरगाह है। अब ये स्वाभाविक बात है कि अगर हम बड़ी दरगाह कह रहे हैं तो जरूर एक और छोटी दरगाह हो। अरे तो नेचुरल चीज है कि बच्चा घर में बड़े पापा कह रहा है तो जरूर वो छोटे पापा हो। अरे तो स्वाभाविक बात है ना जी। अगर खाली दरगाह होता तो कोई बात नहीं, एक ही होता। जैसे ही हम बड़ी दरगाह कहे तो स्वाभाविक बात है कि एक छोटी दरगाह भी होगी। अब बताओ जल्दी से, मनेर में छोटी दरगाह किसका है? बड़ी दरगाह तो मैक्सिमम बच्चे याहिया मनेरी जी का नाम सुनता है, छोटी दरगाह किनका? नहीं, तो छोटी दरगाह जिनका है उनका नाम है शाह दौलत। शाह दौलत के मजार को ही छोटी दरगाह कहते हैं और याहिया मनेरी के दरगाह को क्या कहते हैं? बड़ी दरगाह कहते हैं। और ये बिहार में ये दोनों कहां स्थित है? मनेर में। मनेर किस जिला में है? पटना में। मनेर पटना में, दानापुर के बाद तब उधर जाएंगे तो मनेर का हिस्सा आएगा। और मनेर की आजकल लड्डू बड़ा फेमस, मनेर की लड्डू, देखो इसका पानी टपकने लगा, तो लड्डू और जलेबी के नाम से लाटा पड़ता है जी। तो मनेर का लड्डू आजकल फेमस है, पटना जिला का ही पार्ट हो गया। तो बाबर अपनी किताब तुजुके बाबरी में लिखा कि हम बड़ी दरगाह में जाके सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह में हाजिरी भी लगाए। अब तुजुके बाबरी के वर्णन से क्लियर होता है कि बिहार से जितने आय होते थे उसका 80% आय इसी जलाल खां के पास रहता, बाबर के पास 20% ही जाते थे। इसका मतलब है कि बाबर पूरे बिहार पर अधिकार नहीं किया था। ये बक्सर वगैरह का जो क्षेत्र है उस पर केवल उसका अधिकार प्रत्यक्ष रूप से रहा है। और उसी बीच बाबर अभी कुछ और कर पाता कि हाजिरी अटेंडेंस लगा के अभी गया 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो। अब 29 में लड़ाई जीता, हाजिरी बनाया कि बाहर चलिए आप जिता दिए, इधर से गया तो पार ही लग गए। तो बाबर जीत गया है, बहुत नियंत्रण इसका नहीं है। तो जल्दी से बाबर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। नीचे लिखिए, नीचे डैश देखिए, शाह दौलत वही याहिया मनेरी के ही चेला है। चलिए नीचे लिखिए। अब बच्चा पूछ रहा छोटी या बड़ी दरगाह क्यों पड़ा नाम? अब दोनों शाह दौलत का भी बहुत नाम रहा, लेकिन शाह दौलत याहिया मनेरी के चेला है तो कितनों तो गुरु में रहेंगे। अब दोनों जब मर गए तो दो दरगाह हो गया। तो लोग पूछा कि कहां पहले? अरे पहले गुरु जी बड़ा बड़ी दरगाह, अब तब इनका चेला छोटका, तो छोटी दरगाह, तो चेला के छोटी दरगाह नाम है, अब जो गुरु जी है उनका बड़ी दरगाह नाम है, तो इसलिए दोनों ही फेमस है वहां। चलिए तो लिख दीजिए जल्दी से बाबर। नीचे डैश के लिखे बाबर ने 1529 में, बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के बहार खान वहानी कमा बंगाल के नुसरत शाह और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खां तीनों के संयुक्त सेना को हराया। तीनों की संयुक्त सेना को हराया। नीचे अस्तार ला के रास्ते लिख दीजिए, मध्यकाल में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था। मध्यकाल में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों स्थानों पर एक साथ लड़ा गया। जल और थल दोनों स्थानों पर एक साथ लड़ा गया। नीचे डैश लिख लीजिए, बहार खान वहानी की मृत्यु के बाद बाबर ने उसके अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रभार तथा उसका संरक्षक शेर खां को बनाया। नीचे डैश लिख लीजिए, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी ब्रैकेट में बाबरनामा में बिहार के मनेर में बड़ी दरगाह पर जाने का उल्लेख किया है। आपसे कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि बताओ बाबरनामा में बिहार के किस जगह का उल्लेख है? अब उसमें तुमको दे देगा बिहार शरीफ का, अन्य जगहों का। तो बाबर खुद कहा गया है मनेर में, केवल हाजिरी लगाने। और मनेर में किनके दरगाह पर गया? बड़ी दरगाह। बताओ बड़ी दरगाह में किनका दरगाह है? हाँ,
सरफुद्दीन याहिया मनेरी। छोटी दरगाह किनका है? शाह दौलत का। नीचे डैश दे दो, इसको भी लिख लो, नीचे डैश लिख दो। मनेर पटना जिला में स्थित है, मनेर पटना जिला में स्थित है, पटना जिला में स्थित है, जहां प्रमुख सूफी संत, जहां प्रमुख सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, जहां प्रमुख सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, प्रमुख सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के दरगाह को बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, के दरगाह को बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। और इनके शिष्य शाह दौलत की दरगाह को, इनके शिष्य शाह दौलत की दरगाह को, शाह दौलत की दरगाह को छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है, छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है, छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए नीचे डैश देखिए। क्या बाबर का पूरे बिहार पर अधिकार था? नहीं, बिहार के कुछ क्षेत्र पर। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। बाबर बिहार पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया, बाबर बिहार पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया, पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया। बिहार से प्राप्त राजस्व का, बिहार से प्राप्त राजस्व का अधिकांश भाग जलाल खां को ही प्राप्त होता था, अधिकांश भाग जलाल खां को ही प्राप्त होता था, जलाल खां को ही प्राप्त होता था। चलिए नीचे डैश देखिए। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। चलिए बाबर के बाद अगला कौन है? हुमायूं। चलिए नीचे लिख दीजिए हुमायूं। चलिए हुमायूं की कथा कहानी आप लोग जानते भी हो, पिछले क्लास में सुने भी हो, तेजी में फिर से एक बार सुन लो। आप देखिए कि 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन 10 वर्षों तक 1530 से कब 40 बिहार पर डायरेक्ट नियंत्रण चूंकि बाबर का ही नहीं है, ज्यादातर पैसा जलाल खां का मतलब शेर खान ले रहा था, संरक्षक तो शेर खान, तो मेन पैसा किसको इनकम हो रहा था? शेर खान। और इसी कारण से आपने देखा 1539 में हुमायूं खुद कहा कि हम बंगाल जीतेंगे, और बंगाल जीतने जब गया तो आपको याद है कि शेर खान आराम से जाने दिया, अधीनता स्वीकार कर ली, याद है सबको। और फिर जब बरसात का मौसम आया तो इसने अपने सेना को यहीं पर बॉर्डर पर लगा के और लौटा, और लौटते समय आपको याद है चौसा में, बक्सर के नजदीक जगह कौन है? चौसा, और वहीं अपना वो आराम करने के लिए अपना पड़ाव डाला। लेकिन अचानक शेर खान ने हमला कर दी, जाते समय अधीनता स्वीकार किया और आते समय केवल मालूम चल गया कि ज्यादातर फोर्स बॉर्डर पर है, इसके साथ कम फोर्स है, तो अचानक हमला कर दी। और इस हमला में किसी तरह जान बचा के नदी में कूद के हुमायूं भागा, और हुमायूं इस प्रकार दिल्ली तो चला गया, लेकिन कन्नौज तक का क्षेत्र शेर खान कब्जा कर लिया। अब 1540 में अब हुमायूं हिम्मत करके कन्नौज के नजदीक जगह है बिलग्राम, और बिलग्राम का युद्ध किया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर खान कंप्लीट रूप से हुमायूं को हरा दी। अब हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया, और शेर खान को एक पूरा सत्ता मिल गया, और उसने शेर खान से शेर शाह की उपाधि लिया। और 1540 से लेके 1555 तक 15 वर्षों के लिए हुमायूं भटकते रहा। यहां सोचो किस्मत क्या होता है, 15 साल तक ये बेचारा जो राजा है, भिखारी जैसी स्थिति, कहां रहेगा तो ठिकाना नहीं है, मकान भी नहीं है, और 1-2 दिन की तपस्या नहीं है, 15 वर्षों की तपस्या। दूसरा व्यक्ति हिम्मत हार जाएगा कि अब क्या हो। और 15 साल बाद 1555 में 2 लड़ाई लड़ा। एक लड़ाई का नाम है सरहिंद की लड़ाई, और दूसरी लड़ाई की नाम है मछीवाड़ा की लड़ाई। सरहिंद और मछीवाड़ा दोनों लड़ाई कब हुआ है? 1555। अब ध्यान दीजिए, 2 मेन लड़ाई लड़ा सरहिंद और मछीवाड़ा, और इस लड़ाई से ये फिर से सूर वंश के अंतिम राजा सिकंदर सूर को हरा दिया, और सिकंदर सूर को हरा के फिर से ये कब्जा कर दिया। अब कब्जा तो ही किया है, लेकिन तुमको पहले भी बताया कि बिहार बड़ा जबरदस्त सिस्टम, चूंकि ये दिल्ली से दूर था। जब कभी भी दिल्ली के राजा इधर उधर गए तो बिहार समतल प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है, और इसके कारण समतल और उपजाऊ होने से यहाँ कृषि जबरदस्त होते थे। और उस समय आय का स्रोत क्या था? कृषि। और जहां कृषि खूब हुआ तो इस क्षेत्र में बैठे बैठे खाली छींट दीजिए और अनाज हो जाए। तो आदमी इंतजार करता था जब राजा कमजोर हुआ तो स्वतंत्र घोषित करता था कि चलो एक बार फरियाएंगे, हारेंगे तो भाग जाएंगे, जीत गया तो पूरा हो गया। दोनों में जोड़ है। और इसी कारण से हुमायूं दोबारा भी फिर आया, तो तब तक फिर बिहार स्वतंत्र हो चुका था। सिकंदर, ध्यान दीजिए, शेर शाह तक बिहार कब्जा में रहा। शेर शाह जब मर गया तो उसका बाल बच्चा उधर मेन ध्यान दिया। तब तक इधर एक नया डायनेस्टी आ गया, करारनी वंश। करारनी डायनेस्टी एक मेन डायनेस्टी के रूप में बिहार में स्वतंत्र शासन कर, यानी हुमायूं का भी दूसरे बार में कब्जा जब है तो क्या ही कब्जा बिहार तक है? नहीं, ये अभी आया है दिल्ली के क्षेत्र तक कब्जा। और अभी ये बेचारा कुछ कर पाता कि 6-7 महीना इसको आए हुए हुआ है, फिर से बिहार सोच रहा कि तब तक आप जानते हो 1556 में सीढ़ी से पैर स्लिप कर गया और नीचे लुढ़कते हुए गिरा और मर गए। अब जो आदमी का जीवन जिंदगी भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते हुए ही मर गए, किसने कहा था? लेनपुल ने, इतिहासकार कहा कि ऐसा बात साहब नहीं देखे, ये बेचारा जिंदगी भर लुढ़कते रहा। अब देखिए मरवो क्या तो लुढ़किए के मत।
तो इन लेनपुल ने इसके बारे में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दी और इसी कारण से हुमायूं के समय बिहार पर जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो नहीं। अब हुमायूं के बाद बोलो कौन आएंगे? अकबर। अब बिहार परमानेंट हो जाए। अकबर का कुल 12 राज्य होगा, 12 सूबा होगा और 12 राज्य में बिहार एक राज्य घोषित होगा 1580 में। अब उसी की कहानी सुनना। अकबर एकदम बिहार को एकदम ठीक कर देगा, वहां के बाद वो एक राज्य हो गया, फिर कंटिन्यू राज्य ही चलते रह जाएगा, फिर अंग्रेज की कहानी तक फिर कंटिन्यू रहे। तो अकबर के समय मेन कमांड हुआ। तो पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय बिहार एक राज्य घोषित हुआ? तो किसके समय? अकबर के समय। कब घोषित हुआ? 1580 में। क्या हुमायूं के समय है? नहीं। अब अकबर भी मत समझो कि तुरंत है। अकबर 1556 में ही राजा बन, और सोच लो घोषणा कब हो रहा है? 1580 में। कितना अकबर के बुढ़ारी अवस्था लगभग आएगा, एकदम परिपक्व होगा, तब बिहार पे कब्जा हो। तो अभी करारणी वंश मेन कब्जा में रखेंगे, उनकी कहानी चलेगी। जल्दी से हुमायूं लिख दीजिए, तब अकबर की बात चले। नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए, लिखिए हुमायूं के समय, हुमायूं के समय बिहार पर शेर खां का नियंत्रण था। हुमायूं के समय बिहार पर शेर खां का नियंत्रण था। शेर खां का नियंत्रण था। नीचे डैश देखिए, हुमायूं के बंगाल अभियान के समय, हुमायूं के बंगाल अभियान के समय, हुमायूं के बंगाल अभियान के समय, बंगाल अभियान के समय शेर खां उसकी अधीनता को स्वीकार किया। शेर खां उसकी अधीनता को स्वीकार किया, उसकी अधीनता को स्वीकार किया, परंतु उसकी अधीनता को स्वीकार किया, परंतु 1539 में, 1539 में चौसा के मैदान में, चौसा के मैदान में शेर खां ने अचानक हुमायूं पर हमला किया। अचानक हुमायूं पर हमला किया, जिसमें नदी में कूदकर हुमायूं अपना जान बचाया, जिसमें नदी में कूदकर हुमायूं अपना जान बचाया, नदी में कूदकर हुमायूं अपना जान बचाया। किस नदी में कूदा था? करमनासा। करमनासा नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है। कभी ट्रेन से आओ और करमनासा पार हो गया तो समझना कि यूपी टप गए, बिहार एंट्री मारती। चलिए, तो इसमें नीचे डैश लिख लीजिए, 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार किया। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो, 1540 से 1555, 1540 से 1555, 1555 लगभग 15 वर्षों के लिए, लगभग 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए हुमायूं का अधिकार भारत पर नहीं रहा। हुमायूं का अधिकार भारत पर नहीं रहा। उसी में लिख देना, इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में बोलिए कौन वंश, कौन वंश जी? सूर्यवंश का अधिकार रहा। इस समय अंतराल में सूर्यवंश का अधिकार रहा, सूर्यवंश का अधिकार रहा। चलो जल्दी बताओ, सूर्यवंश के संस्थापक कौन हो गए? शेर शाह सूरी। अब बताओ शेर शाह के बाद राजा कौन बना? शेर शाह के बाद राजा कौन बना? आदिल खां। आदिल खां। मेन 4 राजा का नाम इसमें ध्यान रखना है। शेर शाह के बाद राजा कौन बना? आदिल खां। आदिल खां के बाद इस्लाम शाह, और तब मेन अंतिम वाला को ध्यान रखना जिसका नाम क्या है? सिकंदर सो। ध्यान दीजिए, इसमें अब आपको बात को समझना है। शेर शाह बिहार पर सबसे ज्यादा फोकस की, कारण इसके पूर्वजों को सासाराम की जागीर मिली हुई थी, और इसीलिए शेर शाह भले दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन अपना इसने जो मकबरा भी बनाया वो बिहार के सासाराम में बनवाया। याद है सबको? दूसरा, शेर शाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से हटाकर पटना ट्रांसफर किया, याद है सबको? पटना में भी इसने किला बनाया, रोहतासगढ़ में किला बनाया। शेर शाह बिहार पर विशेष फोकस की। आदिल खां तक बिहार उन लोगों के नियंत्रण में रहा, लेकिन फिर जैसे ही आदिल खां मरा, इस्लाम शाह के समय बिहार फिर से स्वतंत्र हो गया, और यहां एक नया डायनेस्टी आए। कौन डायनेस्टी? करारनी वंश। इसकी स्थापना हो गई और इन लोग स्वतंत्र शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो एक नया डायनेस्टी का नाम अभी आपने सुना। अंतिम सूर्यवंश का राजा कौन है? सिकंदर सूरी। जिसको कौन हराया? वही हुमायूं। किस लड़ाई में? सरहिंद की लड़ाई और मछीवाड़ा की लड़ाई। इसमें वो हारेगा, हुमायूं फिर से आ गया, मुगल रिटर्न हो गया। तो नीचे 10 लिख लीजिए, सूर्यवंश के प्रमुख शासक, सूर्यवंश के प्रमुख शासक शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, आदिल खां, आदिल खां, इस्लाम शाह, इस्लाम शाह,
और अंतिम शासक सिकंदर सूर थे। अंतिम शासक सिकंदर सूर थे। नीचे अस्तार ला के रास्ते के लिख दो, अस्तार ला के रास्ते के लिखिए। लिखिए 1555 में, 1555 में सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में, सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में, सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में, सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराकर, सिकंदर सूर को हराकर पुनः शासक बना, पुनः शासक बना, पुनः शासक बना। नीचे डैश लिख लीजिए। सिकंदर सूर के समय, सिकंदर सूर के समय बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया, बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया। ऐसे मैंने इस्लाम शाह के समय में अभी जिनका नाम करारानी, करारानी का सबसे मेन राजा है जो इसके समय, सिकंदर सूर के समय बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया और बिहार में करारानी वंश, बिहार में करारानी वंश के प्रमुख शासक सुलेमान खां करारानी हुए, प्रमुख शासक सुलेमान खां करारानी हुए, सुलेमान खां करारानी हुए, सुलेमान खां करारानी हुए। मतलब अकबर के समय तुम समझ रहोगे कि बिहार में किसका शासन है, करारानी डायनेस्टी का है, और इस समय राजा कौन बना है, सुलेमान खां करारानी। ये ध्यान रखना। चलिए अब इसमें नीचे डैश दे दो और डैश देके लिख दीजिए 1556 में, 1556 में नीचे डैश देके 1556 में हुमायूं दिल्ली के बोलिए कौन भवन से, हाँ दीन पनाह भवन से, दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर, दिल्ली के दीन पनाह महल के सीढ़ियों से गिरकर मर गया, दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अच्छा हुमायूं इतना गिर क्यों मरा, बात समझ रहा है? क्योंकि एक दिन हुमायूं जब अफीम नहीं खाया था तो लिखना पड़ा इतिहासकार को, आज इतना हड़बड़ी में थे कि आज अफीम खाना भूल, इतना नशा का सेवन करता था। इसी कारण यहां से टंगा के उधर फिर खींचा, उधर अफीम, क्योंकि अफगानिस्तान इन लोग का मेन सेंटर, और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका था, अफीम। अब उस समय राजा महाराजा में मेन अफीम का सेवन बहुत ज्यादा नशा का करता था, और तुम जानते हो कि इसको नशा का भी आदत था। आज ज्योतिष विद्या भी बहुत मानता था, तुरंत आक्रमण नहीं करता था, टाइम दिखवा के तभी करके तब तक बेचारा को दुश्मन मार के लपेट देता था। हुमायूं के बारे में तुम जानता होगा कि 8 दिन 8 रंग के कपड़ा पहनता, वो 7 दिन है तो तुम लोग जुड़े हुए हैं। मतलब इनका अलग अलग दिन की, किस दिन काला कपड़ा है, किस दिन लाल रंग का कपड़ा है, इतना ही जोड़ घटाव करके पहनते। तुम लोग कई लोग देख रहे हैं लाल पहन के आया होगा जोड़ के, कि मंगल है तो लाल मारो, बुध है तो ये मार, तो वो जोड़ घटाव करने वाले हुमायूं थे। तो इनकी स्थिति देखिए बड़ा खराब रहा। और तब लगभग 14 वर्ष की अवस्था में आप जानते हो हेड कौन बने, अकबर। अब अकबर हेड बन रहा है, लेकिन उम्र इतना कम है कि बेचारा दिल्ली ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, बिहार तो अभी बहुत दूर। इसीलिए इस समय सुलेमान खां अकबर के पैरेलल, और अकबर चाह भी यही रहा कि बिहार से मेरा मित्रवत व्यवहार रहे, जो थोड़ा बहुत बाबर के समय आता था आते रहे, मैक्सिमम हिस्सा तुम ही रख। और इसीलिए सुलेमान खां करारानी और अकबर के बीच दोनों में मित्रवत व्यवहार रहा। इसी कारण अकबर को कोई हमला की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन 1574 में अब स्थिति बदल गई। सुलेमान खां करारानी की मृत्यु के बाद इसी का बेटा है दौलत खां करारानी। और दौलत खां करारानी क्या देखा कि अकबर गुजरात विजय में व्यस्त है। अब बताओ, बिहार एकदम अंतिम बॉर्डर और गुजरात अंतिम बॉर्डर, उस जमाने में ट्रेन और हवाई जहाज है नहीं, और गुजरात से बिहार पैदल आना है, सेना को घोड़ा से आना है, हाथी से आना है, काफी समय लगे। तो दौलत खां करारानी जो थोड़ा बहुत जाता था सब बंद करके अपने नाम का सिक्का खुतबा सब पढ़वाना शुरू किया कि हम स्वतंत्र। और इसी कारण से अकबर पहली बार मुगल बादशाह में यहाँ पे ऐसा है जो बिहार पर अब इसलिए हमला कर रहा है कि मेरा राज्य बन। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ पहला मुस्लिम जो बिहार पे हमला किया, बख्तियार खिलजी। पहला सुल्तान जो बिहार पे हमला किया, इल्तुतमिश। पहला मुगल बादशाह जो हमला किया, बाबर। अरे नलायक, बाबर अभी ना जिताया है, तुम लोग बोल रहा है। पहला मुगल, अभी ना बाबर की कहानी सुनाया था जी, तो पहला मुगल बादशाह कौन जीता, बाबर। और बाबर इस राज्य बनाने के लिए नहीं था, वो अफगानियों को हराने के लिए आया था। लेकिन अकबर अब एकदम चाह रहा है कि बिहार मेरा राज्य बन। इसके पहले 11 राज्य मुगल साम्राज्य में थे, और यही अकबर जब हमला किया तो उसने हाजीपुर के किला तमाम जीतना शुरू करेगा, और तब आप पढ़ोगे कि 1580 में बिहार एक अलग राज्य बनेगा मुगल के अंतर्गत, और अस्थायी निदान बिहार का हो। अब अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबके समय बिहार कब्जा हो। यहां तक बिहार अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि औरंगजेब के बाद औरंगजेब के पोता बेटा ये सब बिहार में रहना ज्यादा पसंद करे। आगे की कहानी सुनोगे कि मुगल बादशाह से ज्यादा पावर जब दिल्ली में वजीर होगी, मुगल बादशाह के मार के फेंक दिया, तो अगला मुगल बादशाह डर से, वजीर के डर से बिहार भागा कि बिहार सुरक्षित। तो बिहार मुगल बादशाह का एक मेन सेंटर रहेगा, और देखते देखते फिर अंग्रेजों का राज आएगा। तो हम लोग अकबर के लिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। नीचे हेडिंग दे दीजिए अकबर, और अकबर की कहानी अगले दिन चलेगा। और ध्यान दीजिए, अब तो आपका अगले दिन अकबर के समय भार है, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में भार नहीं है, एक साथ होगा। उसके बाद एक क्लास और लेंगे, और तब ये खत्म होकर मॉडर्न हो जाएगा। बीपीएससी भी 20 तारीख का डेट दिया, लेकिन हम इधर क्लास लिए नहीं, तो फिर बीपीएससी देखा कि जहां हम तो पहले ही बताएं, वो मेरा मेडाइवल खत्म का इंतजार कर रहा है, और इसीलिए हम इधर 2-3 दिन क्लास नहीं लिया था। तो फिर बढ़ गया, कल जैसे ही खत्म करेंगे तो परसों बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए।
तो बीपीएससी के नोटिफिकेशन का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि एक नई ऊर्जा का संप्रेषण हो। बीपीएससी नोटिफिकेशन के बाद एक कंप्लीट एक वीडियो बना लेंगे जिसमें आप पूरा अंतिम चार्ज हो जाओ कि अंतिम रूप से कैसा करना, और तब आपके क्लासेस का जो है उसके सिस्टम को उसके अनुसार ढाल ले। तब मेंस वाला भी सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा, पीटी भी चलते रहेगा। मेंस का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल क्लास। ऐसा ना हो कि पीटी पास हो जाए, स्थिति प्रतिष्ठा बढ़ जाए और फिर 66 पर 7 काट के 32 पर ले, पीटी पास अब फिर सड़क के वहीं आ गए, ये ज्यादा खराब स्थिति। इसलिए मेंस है, पीटी तो कंप्लीट तुम्हारे थोड़ा लग पर है, कैसा उस समय दिमाग किस तरह रहता है। जेपीएससी का भी कितने बच्चे परीक्षा दिए इसमें दिए कई लोग, तो कई लोग देख रहे हो जेपीएससी में भी मेन पेपर 2 था जो झारखंड स्पेशल था, वो तो हम नहीं लिए थे, लेकिन पेपर 1 में इतना आराम वाला क्वेश्चन था कि जो आपको पढ़ाया हुआ था एकदम फ्लैट सीधा सीधा रहा। तो इसीलिए जो बच्चे एकदम आराम से क्लास कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो उसमें हम भी देखे कई प्रश्न, कई बच्चे कहे कि सर एकदम इजीली आराम से उसमें अच्छा स्कोर किए। अब जो झारखंड स्पेशल पढ़ा होगा पेपर 2 बढ़िया किया, उनका रिजल्ट आया। बीपीएससी भी लगभग वही है, बीपीएससी की गलती से तुम फेल नहीं करो, अपनी गलती से फेल करो। एक बार जितना है इतना पच जाए तो रिजल्ट आ जाए। अब तुम पचाएगा नहीं, पंचवर्षीय योजना लेकर बैठा हो कि इस साल तो खाली हम सोच रहे हैं कि पढ़ लें, अगला साल लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, तब मार के बैठकी मारेंगे, तो वो पंचवर्षीय योजना से नहीं हो। जो करना है एकदम करंट पेज में सीधा सीधा निकलने का सोच। तो इसमें कल के बाद बीपीएससी परसों उम्मीद है नोटिफिकेशन आ जाएंगे, कुछ सीट भी बढ़ गया, अभी और 100-200 बढ़ेगा ही, तो लगभग 700-800 का पेज पहुंच जाए तो एक अच्छा खासा सीट हो। पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा देने वाले बच्चे के अनुपात में बहुत कम, भरने के लिए तो सब भर देता है, सब कहीं है बीपीएससी निकला है बेटा भर दो, कई लोग सेटिंग होगा, फलाना होगा, किसी को बैठवा लेंगे,